हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा। आज हम 6 सेम का क्वांटिटी सर्वे वैल्यूएशन का जो लास्ट टॉपिक है वैल्यूएशन, उसको डिस्कस करेंगे और उसके अंतर्गत आने वाले जो डिटेल्ड सिलेबस हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ डेफिनेशंस हैं जो डेफिनेशंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत परफेक्ट होती हैं, उनको भी हम डिस्कस इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले समझिए कि वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन, अब आप ये मानिए कि अभी हम कुछ समय के लिए ये भूल जाएं कि हम एक सिविल इंजीनियरिंग का किसी स्ट्रक्चर का मूल्यांकन कर रहे हैं। जब आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, किसी भी वस्तु को, तो आप ये एस्टिमेट करते हैं कि इस वैल्यू को बनाने में और इसके बनाने से लेकर के और मेरे हाथ तक जब पहुंच रहा है तो उसमें कितनी इस पर खर्चा हुआ होगा, कितना व्यय हुआ होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यदि अब सिविल इंजीनियरिंग में हम किसी भी स्ट्रक्चर का जब वैल्यूएशन करते हैं तो ये वो परफेक्ट वैल्यू है जो कि हम एस्टिमेट करते हैं करेंट ईयर में, किसके साथ, टाइम पीरियड के साथ। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग है जो 10 साल पुरानी है, कोई बिल्डिंग है जो 20 साल पुरानी है, कोई बिल्डिंग है जो 30 साल पुरानी है। तो जैसे जैसे समय पीरियड बढ़ता चला जाएगा और प्रेजेंट डेट के अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग की वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू कम होती चली जाएगी, क्योंकि उसका जो लाइफ है जो वो ख़त्म हो रही है, उस मटेरियल की लाइफ कंज्यूम हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट वैल्यू एस्टिमेशन करेंट ईयर में लेते हैं और उसके समय के आधार काल के आधार पे, समय काल के आधार पे। और कॉस्ट इज़ एक्चुअल वैल्यू। अब मान लीजिए हम ये कहते हैं कि एक दो बातें आ जाती हैं। एक तो हो गई वैल्यू। वैल्यू तो वो चीज़ है जिस पर कि आज हम उस चीज़ को बेच सकते हैं या वो बिकेगी आज के डेट में, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस। और एक होती है कॉस्ट। कॉस्ट एक्चुअल वैल्यू वो वैल्यू है जिसको कि उस समय हमने जिस समय उसका कंस्ट्रक्शन किया था, ऑन द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ उस समय की मार्केट वैल्यू के आधार पे हमने जो उसमें काम कराया था, जिस पे लागत लगाई थी, तो वो चीज़ कहलाती है कॉस्ट। तो एक चीज़ तो हो गई मूल्य और एक हो गई लागत। तो मूल्य तो हो गया मूल्यांकन करते समय के हिसाब से कितना समय पुरानी वे कोई भवन है या स्ट्रक्चर है उसके अनुसार, और लागत हो गई कि जब समय वो तैयार की गई थी उस समय उस पर कितना खर्चा या व्यय हुआ था। तो इस तरह से दो बातें हो जाती हैं वैल्यूएशन के अंतर्गत। एक प्रेजेंट वैल्यू जिस पर कि हम उसको अब क्रय कर सकते हैं या विक्रय कर सकते हैं, और दूसरा है कॉस्ट। तो कॉस्ट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ये में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन की कंडीशन क्या है। अब आ जाइए, इसका जो टॉपिक है वो पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, उसके लिए कुछ एक पॉइंट है। जैसे कि भवन का हमें क्रय या विक्रय करना हो, तो जब क्रय विक्रय करना होगा तब भी हमें वैल्यू लगानी पड़ेगी। जो क्रय करेगा उसको नुकसान नहीं होना चाहिए और जो विक्रय करेगा उसको भी धन का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दूसरा, ऋण लेने के लिए बंधक के रूप में, जैसे मान लीजिए हमने उसको मॉर्गेज किया, बंधक बनाया मतलब मॉर्गेज, किसी के पास उसके पेपर रख दिए, लोन ले लिया, तो उस समय भी हमें आवश्यकता पड़ती है कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसके वैल्यू के आधार पे ही हमको ऋण प्राप्त होता है। कर निर्धारण के लिए, कर निर्धारण भी कीमत के आधार पर होता है, वैल्यू के आधार पर होता है। फिर आ जाता है स्टैंडर्ड रेंट फिक्सेशन। मान लीजिए कोई हमें किराए पे देना चाह रहे हैं तो उसका निर्धारण करा जाता है कि इसकी कीमत, इसकी वैल्यू, मूल्यांकन क्या है, मूल्य वैल्यू क्या है, उसी के आधार पे हम उसका किराया निर्धारण करते हैं। अब आ जाता है अधिग्रहण के लिए मुआवजा। मान लीजिए उस भवन का किसी सरकारी काम के लिए या किसी बैंक के लिए उसको हम अधिग्रहित कर रहे हैं, उसको हम अपने अंडर में काम में लेने के लिए ले रहे हैं,
तो वो भी इसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है वैल्यूएशन की। जैसे कि बैंक लेती हैं, अब बैंक जो बिल्डिंग अपने अंडर लेती है वो उसको एक फिक्स वैल्यू को फिक्स करने के बाद ही उसको मुआवजा देती है या उसका रेंट देती है। फिर आ जाइए वसीयत आदि के समय, वसीयत के समय ज़रूरत पड़ती है। परिवारों में जब बंटवारे होते हैं तो कौन सी वैल्यू कितने की है, किस वैल्यू की कौन सी बिल्डिंग है या कौन सा स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी किसी के साथ न्याय ना हो जाए, नाइंसाफ़ी ना हो, उसके लिए भी हमें वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। संपत्ति के जब हम बीमा करते हैं तब भी ज़रूरत पड़ती है कि मान लीजिए हमने बीमा किया 10 लाख का वैल्यू है 5 लाख की, तो क्या फ़ायदा, तो बीमा होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थितियों में क्षतिग्रस्त संपत्ति का मुआवजा, मान लीजिए जैसे कोई बिल्डिंग है वो गिर गई या किसी वजह से भूकंप के कारण या किसी तूफान के कारण उसमें डैमेज हो गया, तो उसका जो मुआवजा है वो मुआवजा किस आधार पर निर्धारण किया जाए। तो ये दीज ऑल आर द पर्पज़ हैं जिसके बेसिस पर हम वैल्यूएशन करते हैं, जिसके लिए हम वैल्यूएशन करते हैं। दीज ऑल आर द पर्पज़। अब आ जाइए नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन। अब जो वैल्यू करते हैं तो उसका क्या सिद्धांत क्या होना चाहिए। सिद्धांत ये है, पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है डिमांड एंड सप्लाई। उसकी डिमांड क्या है और सप्लाई जो बेच रहा है उसकी क्या इच्छा है। डिमांड का मतलब हो गया जो क्रय कर रहा है और सप्लाई का मतलब हो गया जो विक्रय कर रहा है। डिमांड एंड सप्लाई जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा तब तक हम वो सेल नहीं हो सकती। तो इसलिए ये प्रिंसिपल का मुख्य वैल्यूएशन का मुख्य प्रिंसिपल है कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही वैल्यूएशन किया जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है किसी स्ट्रक्चर को और दूसरा व्यक्ति बेचना चाहता है, तो उनके बीच में एक सामंजस्य बैठना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, डिमांड एंड सप्लाई। सेकंड है प्रेजेंट कंडीशन। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी स्थिति कैसी है, मेंटेन्ड है, गिर तो नहीं रही है, कहीं से चटकन तो नहीं है, जो वुड वर्क है वो परफेक्ट है, ग्लास वर्क है वो परफेक्ट है, सैनिटरी वर्क फिटिंग या इलेक्ट्रिक फिटिंग पूरी तरह से संतुष्टजनक है या संतोषजनक है या नहीं है, वो सारी स्थितियाँ, साफ़ सफाई कैसी है, वो सारी प्रेजेंट कंडीशन के आधार पर ही हम वैल्यूएशन करते हैं। तीसरा आ जाता है क्लियर टाइटल। मतलब उसके अंदर क्लियर टाइटल का मतलब ये है कि जब वो बिल्डिंग या भवन कोई बेचा जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होने चाहिए। जैसे भाइयों के बीच के मतभेद हो जाते हैं या सरकारी भवन पर कोई सरकारी ज़मीन पे कोई भवन निर्माण कर दिया जाता है जिस पे सरकार अपना हक दिखाती है, जबकि वो ऑलरेडी पहले से किसी व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री हो चुकी होती है, तो वो चीज़ें सारी एक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं क्लियर टाइटल हो, बिल्कुल स्पष्ट हो कि वो किसके नाम है और वो बड़ी सरलता से उसको तहसील में बिक्री की जा सके और तहसील में किसी प्रकार का उस पर कोई मुकदमा ना चल रहा हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, वो चीज़ को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है सिद्धांत के अंतर्गत। चौथा आ जाता है वैल्यूएशन ऑब्जेक्ट। उसका उद्देश्य क्या है, जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं, मूल्यांकन करने के लिए का उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य देश हित का है, ये आ जाता है, आपके शहर के का है या व्यक्तिगत कुछ एक व्यक्तियों का है, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। या मान लीजिए अब जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जहाँ पर आपका भवन है उस भवन के नीचे तेल का कुआं आ गया, तो जब तेल का कुआं आ गया तो उसकी वैल्यूएशन ऑब्जेक्ट जो है वो वास्तव में बहुत बड़ा हो जाएगा कि भाई तेल का कुआं है, इसके नीचे भाई हमें तो अब इसकी वैल्यू ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा लगानी ही पड़ेगी। अब मान लीजिए वहाँ पर कहीं सूखी भूमि है या रेगिस्तानी इलाका है या जिसे कहते हैं क्या कहते हैं खरपतवार भी नहीं उग सकती, तो वो ऐसी ज़मीन है जिस ज़मीन के आसपास, जिस भवन के आसपास पानी भी उपलब्ध नहीं हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वैल्यूएशन ऑब्जेक्ट किसके आधार पर हम उसको वैल्यूएट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए वैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी क्लाइमेट कंडीशंस क्या हैं, ये भी एक हमको वैल्यूएशन के समय ध्यान रखना पड़ता है।
नेक्स्ट है यूज प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स, भविष्य में और वर्तमान में उसका क्या उपयोग है। मान लीजिए आज की स्थिति में वहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं बनाया जा सकता, या आने वाले समय में वो बहुत घनी आबादी वाला हो जाएगा तो वहाँ पेट्रोल पंप वहाँ भी नहीं बनाया जा सकता। आज इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आज वहाँ बहुत डिस्टेंस है, और काफ़ी लंबे समय के बाद में वो घनी आबादी वाला क्षेत्र हो सकता है, तो पेट्रोल पंप वहाँ भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यूजेस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स, किन किन भविष्य के को हम गणना करते हैं, या प्रेजेंट की क्या स्थितियाँ हैं और फ्यूचर की क्या स्थितियाँ हैं, उसके आधार पे भी हम वैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिकल स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब सांख्यिकीय निर्धारण वैल्यू का करेंगे। सांख्यिकीय मतलब गणितीय, अंकणीय, गणितीय रूप से करेंगे। क्यों? क्योंकि गणितीय रूप से करने के लिए कभी कभी क्या होता है, मुकदमेबाजी हो जाती है, तो उसके केस में हमें क्या करना होता है, उसको जज के सामने प्रस्तुत करना है कि इसकी वैल्यू इस आधार पे लिया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे ये आवास विकास परिषद है, या आगरा विकास प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण है, वो भूमि की जगह जगह की वैल्यू को अलग अलग निर्धारित कर देते हैं। अब वो जब निर्धारित कर देते हैं तो उसके आधार पे हम जमीन का निर्धारण करेंगे, उसी के आधार पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का निर्धारण करेंगे, तो जिससे हम उसके अनुभव के आधार पे तो है ही है, लेकिन जब कोई विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद या नगर पालिका उस जगह के क्षेत्र का निर्धारण कर देती है, कुछ रेट फिक्स कर देती है, उसी के आधार पे हम उसको वैल्यूएट करते हैं, तो इसके लिए भी ये भी एक इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाता है। तो इन सिद्धांत को देखें तो डिमांड एंड सप्लाई, प्रेजेंट कंडीशन, क्लियर टाइटल, वैल्यूएशन ऑब्जेक्ट, यूजेस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स और स्टैटिकल स्टैंडर्ड वैल्यू, आंकिक मान के आधार पे हम उसको वैल्यूएट करते हैं, और सिद्धांत यही है। अब आ जाता है इसमें कुछ इसकी डेफिनेशन है, जिनकी डेफिनेशंस के आधार पे एक डेफिनेशन आती है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मतलब उसका कितना हास हुआ, कितना लॉस हुआ, ये से हम कहते हैं वैल्यू रिड्यूसेस ड्यू टू डेली यूजेस। हमने उसको निरंतर इस्तेमाल किया, प्रतिदिन इस्तेमाल किया, एटमॉस्फेयर अफेक्ट आया, सर्दी गर्मी बरसात उस पर पड़ी, तो वैल्यू जो होती है वो समय के आधार पर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं गिरती हुई वैल्यू, वैल्यू का गिरान। शुरू में वैल्यू कितनी है, इतनी, धीरे धीरे क्या होगी, वैल्यू गिरती चली जाएगी, और वैल्यू समय के आधार के अनुसार इस स्थिति में आ जाएगी। तो ये जो पार्ट है, दिस इज पार्ट नोन एज डेप्रिशिएशन इन 10 ईयर्स। समय पर निर्धारित करता है 20 ईयर्स, 100 ईयर्स, 50 ईयर्स। तो समय के अनुसार, क्योंकि हम उसका भवन का या जो भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है उसका हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर लगातार वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, और उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है समय के अनुसार, तो उसको हम उपयोग भी करते चले जा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं डेप्रिशिएशन वैल्यू। मान लीजिए एक समय पर एक बिल्डिंग 1 लाख की थी, ठीक है, और 10 साल बाद उसमें 20% या 30% का लॉस हुआ, तो कितने की रह गई, 70,000 की। तो ये 30,000 का जो पार्ट है, डिफरेंस है, दैट इज नोन एज डेप्रिशिएशन। अब आ जाइए मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू होती है जिस पर कोई व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है और बड़ी अपनी इच्छा से उस भवन का या उस स्ट्रक्चर का अपनी इच्छा अनुसार उसको देना चाहता है या वो क्रय करना चाहता है। बड़ी सरलता से, बहुत सरलता से कोई क्रय करने वाला इच्छुक व्यक्ति जो उसका धन देता है वो उसकी मार्केट वैल्यू कहलाती है। विक्रय करने वाले के ऊपर नहीं होता, मार्केट वैल्यू हमेशा क्रय करने वाले के इच्छा के ऊपर होती है कि वो कितने में उसको खरीदना चाहता है, इसी को हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब आ जाइए सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? सैल्वेज वैल्यू का जैसे मान लीजिए कोई भवन है, अब वो भवन खड़ा कर दिया, बना हुआ है, और उस भवन का जीवन काल, जो उपयुक्त जीवन काल है, वो समाप्त हो चुका, लेकिन वो आज भी खड़ा हुआ है, गिरा नहीं है। यूजफुल लाइफ
एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एनी स्ट्रक्चर, ठीक, विद ब्रेकिंग, ठीक है, एंड डिसमेंटल विदाउट ब्रेकिंग एंड डिसमेंटल, बिना तोड़े और बिना उसका क्षति करे हुए जो उसकी यूजफुल लाइफ होती है और वो खड़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड स्ट्रक्चर, खड़े बेसिस के आधार पे, खड़े हुए स्ट्रक्चर के आधार पे उसे तोड़ा नहीं गया, उसे कोई नुकसान नहीं कराया गया, किसी प्रकार के उसके अंदर डेमोलिशन नहीं हुआ, तो वो वैल्यू कहलाती है आपकी सैल्वेज वैल्यू। उसका जीवन काल पूर्ण हो चुका लेकिन वो स्ट्रक्चर आज भी खड़ा हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर को हम जब अब सेल करेंगे तो दैट इज़ नोन एज, जब हम उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे या उसका वैल्यूएशन करेंगे तो दैट इज वैल्यू नोन एज सॉल्वेज वैल्यू विदाउट एनी डिमोलिशन, स्टैंडिंग कंडीशन, इसे कह सकते हैं स्टैंडिंग कंडीशन। अब आ जाइए स्क्रैप और डिमोलिशन वैल्यू। यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा है, जब वो बिल्डिंग यूजफुल लाइफ हो गई और खड़ी हुई है तो सैल्वेज वैल्यू, और जब हमने उसको तोड़ दिया, डिसमेंटल कर दिया आफ्टर ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑन द डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर सच एज ब्रिक, बार्स, वुड आइटम्स, सैनिटरी आइटम्स एक्सेट्रा। हमने उस बिल्डिंग को तोड़ा, यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो गई, खड़ी हुई थी, वो सैल्वेज वैल्यू हमने मूल्यांकन किया, वो सैल्वेज वैल्यू कहलाई। और जब हम उस खड़ी हुई बिल्डिंग को अब तोड़ रहे हैं, तोड़ने में जो खर्चा हुआ, जो व्यय हुआ, और इस तोड़ने में जो व्यय हुआ, उस व्यय को जो उसकी जो सेल हुई वो माइनस कर देते हैं, तब वो कहलाएगी स्क्रैप वैल्यू या डिमोलिशन वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू फिर से समझ लीजिए, जब हमने उसको बिल्डिंग को, खड़ी हुई बिल्डिंग को तोड़ा, तोड़ने में जो खर्चा हुआ उसको माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो उसकी ईंटें बिक रही हैं, सरिया लोहा बिक रहा है, वुड वर्क के आइटम बिक रहे हैं, या सैनिटरी आइटम्स या बिजली के आइटम्स, या उसके अंदर जो भी अन्य पत्थर निकले हैं वो उसको हम सेल करते हैं। तो वो सेल करने के बाद उसमें से जो हमने डेमोलिशन में जो खर्चा हुआ उसको माइनस कर दीजिए, उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप मतलब कबाड़, सॉरी स्क्रैप वैल्यू मतलब मलबा, ये तो हो गया कबाड़, मतलब अभी खड़ा हुआ है लेकिन इसे कहेंगे हम कबाड़, और ये कहलाएगा मलबा, कचरा जिसे कह सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों का विशेष ध्यान रखिए, डेप्रिसिएशन और मार्केट वैल्यू का समझ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और इसमें जो और छोटी मोटी डेफिनेशंस रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पिकअप करेंगे। तब तक आप इन डेफिनेशंस को समझिए और इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। थैंक यू।